सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सानिया खुशदार के बाद वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि प्रॉक्सी वॉर के नताइज उसे भारी पड़ सकते हैं। दुनिया को भारतीय मुदाखलत और दहशतगर्दी से मुताल्लिक मजीद आगाह करने की ज़रूरत है और इसके लिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौसर सिफारती हिकमत अमली अपनाना होगी। दूसरी जानिब ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद आलमी बयानिया तेज़ी से पाकिस्तान के हक में तब्दील होता नजर आ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सीज फायर में अपना किरदार तस्लीम किया बल्कि पाकिस्तानी क़यादत की भी खुलकर तारीफ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास अजीम लीडर हैं। ये बयान भारत के उस मौक़िफ़ के खिलाफ एक बड़ा धचका है जो सालिसी की हर कोशिश को शिमला मुआहदे की आड़ में रद्द करता आ रहा है। वज़ीर आज़म ने हालिया मुलाकात में सीनियर सहाफ़ियों को बताया कि भारत ना तो दो तरफ़ा मुज़ाकरात पर आमादा है ना तीसरे फरीक की मुदाखलत कबूल करता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि भारत आखिर चाहता क्या है। इस दौरान पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर भी अहम पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म से लेकर सिफारती महाज पर बदलते रुझानात और दाखिली पॉलिसी से सियासी पेशरफ्त तक हो क्या रहा है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, इसका जायजा लेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़श्ता रोज सीनियर सहाफ़ियों से की गई मुलाकात में अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रहा। अमरीका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सालिसी की मुतादिद पेशकशें की गईं, मगर भारत ने ये तमाम कोशिशें मुस्तरद कर दी। सिर्फ यही नहीं, दो तरफ़ा मुज़ाकरात की राह में भी वो रुकावट बना हुआ है। वज़ीर आज़म ने अंदरूनी सियासत पर भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फ़ैसले को ज़ाती करार दिया और कहा कि ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर मेरिट पर किया गया। उनका कहना था कि माजी की जंगें किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हुई, लेकिन हालिया जंग में जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों ने पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी दिलाई। PTI से मुफाहमत के इम्कान को वज़ीर आज़म ने यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई रुकावट है तो वो खुद PTI है। अलबत्ता वज़ीर आज़म अपने सियासी मुस्तक़बिल के बारे में पुरएतमाद दिखाई दिए। उनके बकौल फ़िलहाल उनकी हुकूमत को कोई फौरी ख़तरा लाहक नहीं है। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में मुलव्विस PTI के 86 कारकुनों की ज़मानत मंजूर कर ली है, जबकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जारी अहम आइनी केस में भी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और केस की समाअत को बराह रास्त नशर करने की इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि मखसूस नशिस्तों पर मुतवक्के अदालती फ़ैसला पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा में क्या तब्दीलियाँ ला सकता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में एहतशामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और अतर आज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। विद योर परमिशन माय फ्रेंड्स, मैं ज़रा एहतशाम साहब से स्टार्ट लूँगा गुफ्तगू का। हम तीनों से सीनियर हैं ये, तो फिर आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा, भारत के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं हमें एहतशाम साहब, खुशदार में, हमें KP में, हमें जहाँ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वहाँ पर हमें ये नज़र आता है। पाकिस्तान को इस मसले को लेकर अब आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तान अब डेटरेंस कैसे क्रिएट करे इस मैटर में। हमने माशाल्लाह उनको जो हमारी कन्वेंशनल वॉर थी या फिर जो हमारी टैक की वॉर थी, हमने उन्हें डिफीट किया। ये जो इंसर्जेंसी की सूरत में हमें डैमेज करता है, इसमें कैसे डेटरेंस क्रिएट करें, इसमें अपनी अथॉरिटी को हम कैसे असर्ट करें। देखें, सबसे अहम बात तो आदिल ये है कि 22 अप्रैल पहलगाम जो है ना, ये मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन 2019 लोग कहते नहीं है 2025 है, उस तक इंटरनेशनल ओपिनियन हिंदुस्तान के हक़ में चली गई थी। सफारती सतह पे आपने देखा क्या हुआ, इवन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी हमारे ख़िलाफ़ आया था। अब वो डिफरेंट हो गया। देखिए, अब ये जब पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, बड़ी एग्रेसिव सफारती सतह पर पॉलिसी अपनाई ना कि जी आएँ, सबूत दें, सबूत नहीं दिया, आएँ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाएँ, किसी के पास चले जाएँ,
अब लोग सवाल उनसे यही कर रहे हैं कि भाई आप 32 ममालिक में आप 8 डेलीगेशन आपके जा रहे हैं, ग्लोबल नैरेटिव पे तो आपका कंट्रोल नहीं रहा। वो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप अमेरिका तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इत्तेहादी है, वहाँ आपको जाने की क्या ज़रूरत है। रशिया आपका तो लॉन्ग टर्म में ला ही रहा है, मिस्र देख लें, बाकी ममालिक देख लें, यूरोपियन यूनियन। लोग कह रहे हैं कि आपका नुक्ता नज़र बहुत वीक है, आप यू हैव फेल्ड टू कन्विंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी के हुआ क्या है, नतीजा अंदर चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं। देखिए अहम बात यह है आदिल कि मोदी ने कहा था कि जी जंग बंद नहीं हुई है, पाज आया इसमें। अब देखें पाज आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जंग तो आप मार खाने के बाद इतनी जल्दी नहीं सामने आएंगे, अभी यही करेंगे। अरे जितना स्लीपर सेल दोबारा से रीएक्टिवेट करवा रहे हैं, सहूलतकार है, जिस तरीके से पैसा दिया जा रहा है, माजरत के साथ हमारे लोग बिक भी रहे हैं, पैसा भी दिया जा रहा है, माजरत के साथ रिपोर्ट हुआ है। अच्छा साहब मुझे ये बताइएगा कि वो जंग हमसे कर नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिफीटेड देम इन ऑल एरियाज, ऑल स्पेक्ट्रम, मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, तो भारत क्या सिर्फ इसी तरह प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना चाहते हैं? देखें ये भी ब्लफ कॉल हो रहा है आदिल एक अरसे के बाद। देखें आपको याद है ये रॉन्गली और राइटली, विटलिंगली और विटलिंगली, ये शिमला एग्रीमेंट में जब उन्होंने भुट्टो साहब को कन्विंस किया कि नहीं जी दिस इज़ गोइंग टू बी अ बायलैटरल इशू, आप भूल जाएं, लोग कहते हैं करारदादें जो ख़त्म हो गई यूनाइटेड नेशन की, दो तरफा बातचीत करेंगे। आपको याद है 2002 के बाद 8 कंपोजिट डायलॉग हुए थे मुशर्रफ के ज़माने में, फिर उसके बाद 6 दफ़ा फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे गुफ्तगू हुई थी। वो इस तरफ आते ही नहीं। मुशर्रफ साहब ने बहुत बड़ा कंसीड किया था, हमें पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि पहले कश्मीर पे बात होगी बाद में ट्रेड। हिंदुस्तान कहता था ट्रेड पे बात होगी, कश्मीर में बात नहीं होगी। हम ट्रेड पे बात शुरू की हमने, लेकिन आपने देखा कुछ हासिल नहीं हुआ। वो तो आप देख पठानकोट पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो देखें आपके ख्याल में मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये बताएं कि जब वो डायलॉग भी नहीं करना चाहता, वो जंग भी हमारे साथ 2 दिन से ज़्यादा नहीं चला पाता, तो सीज फायर की भी दरख्वास्त देते थे। मैं जरा आऊंगा प्रोग्राम के बाद में एक बात मैं आप कह दूं, ये इंसर्जेंसीज के कोई कैश कराना चाहता है, वो इस तरह करना चाह रहा है। देखें अभी बातचीत के लिए नहीं जाएगा, वो क्यों न्यूट्रल वैल्यू पे नहीं जाने की कोशिश कर रहा है या ना कर रहा है, उसका केस वीक होता है, केस वीक है। सारी दुनिया उससे यही सवाल कर रही। उन्होंने एक मुद्दत तक ये बायलैटरल बात करके ना शिमला एग्रीमेंट में बड़ा जिसको कहता है रिफ्यूज लिया, गॉन अदर डेज। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि जी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यू गॉट टू सिट एंड रिजॉल्व दिस इशू। इस तरफ नहीं आ रहे हो। 15 बच्चे हमारे जो है वो शहीद हुए हैं भारत के हमले में, 15 से ज़ायद बच्चे बल्कि शहीद हुए हैं, क्योंकि नंबर्स कुछ अभी बड़ी सीरियस इंजरीज हैं। हसन आप मुझे बताएं कि मीर अली में भी हम देख रहे हैं मसाजिद और बच्चों को शहीद करना, बलूचिस्तान के अंदर हमारे बच्चों की APS के स्कूल के बच्चों की वैन को ब्लास्ट करना। बेसिकली वो हमें भारत क्या मैसेज देना चाह रहा है कि यानी हमें तकलीफ इस लेवल की पहुंचाना चाह रहा है कि हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है, करना क्या चाह रहा है आपके ख्याल में भारत, और अब हम आगे किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, एक बात तो ये है कि वो पाकिस्तान को जो उसकी बुज़दिलाना कार्रवाई हैं उसको इल्म है कि पाकिस्तान इससे अदम इस्तेकाम से 2-4 तो यकीनी तौर पर होगा, लेकिन इसका ज़्यादा जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो अपनी इंटरनल कंजम्पशन है। बुनियादी मकसद उसका अपने अवाम का जो उसके सामने उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है, तो वहाँ से वो अपनी फेस सेविंग एक किस्म की जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके। ओबियसली इंडिया की जो इस किस्म की हरकतें हैं ये आज से तो नहीं शुरू, ये तो कई दिहाइयों से जो अभी फितना हिंदुस्तान है, जिसको नया नाम का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से प्रेस रिलीज में दिया गया है, जिसका प्रीवियसली नाम PLA था, हम तो अब इनको फितना हिंदुस्तान का जो है वो नाम देंगे, जैसे फितना ख्वारिज है जिसको पुराना नाम जिसका TTP है। अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में ये वो 2 ऐसी तंजीमें हैं जो कि जो आपस में तो ये सगे भाई हैं और माँ इनकी एक है, ऊपर से माँ जो है इनकी वो रॉ है। अब वो रॉ जिस तरीके से इनको हुक्म देगी उसी जो है वो ज़िम्मे में इन्होंने आगे बढ़ना है, और इन्होंने इस वक्त अपनी पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन ये तमाम बातें तशवीशनाक भी हैं, परेशान जो है वो करने वाली हैं, लेकिन इसमें तमाम सारी बात करने के बाद मैं आपको ये यकीन दिला दूँ कि जो मुझे इतलात हैं कि इंशाल्लाह एक बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन रियासत पाकिस्तान जो है इट्स अबाउट टू स्टार्ट, और वो आज ही उम्मीद है इंशाल्लाह इस ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा। उम्मीद तो खैर कल की थी, लेकिन ये इत्तला मिली थी कि बहुत जल्द होगा, तो फिर आज कंफर्मेशन हुई है कि आज ये ऑपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में भी
और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन होगा, ये इनके हाइड आउट्स जो हैं वहां पर जाकर हम इनको टारगेट करेंगे, हमारी अफवाज इंशाल्लाह इनके पीछे जाएंगी और इनको चुन हसन, मुझे ये बताइएगा कि क्या ज़ाहिर है यकीनन ये एक स्वीपिंग जो है वो ऑपरेशन होगा, ऑल आउट जाने की प्लानिंग ज़ाहिर है हो रही है, लेकिन इस ऑपरेशन को कोई नया नाम दिया जा रहा है? नहीं, इसका नाम वगैरह कोई नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन एक्सपेडाइट होगा, जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। ये पूरी ताकत से जो है इनका सर कुचलने के हवाले से हमारी अफवाज जो है वो अब आगे जो ये इसको शुरू करने जा रही हैं। और मेरे ख्याल मुताबिक हमें ऑपरेशन की अनाउंसमेंट से ज्यादा, नाम देने से ज्यादा, हमें अब एक्शन के ऊपर जो है वो बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आईपीओस ऑलरेडी हो रहे हैं ना, हमारे काफी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ऑलरेडी भी काफी हो रहे हैं, बट आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस अब फास्ट होने वाला है और तेज होगा। मेरे ख्याल से वो आज से ही जो है वो प्रोसेस तेज हो गया है। और ये मतलब इसकी जो रफ्तार होगी ये माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज होगी। और इसमें हमारी जो पाक फजाइया है, हमारी पाक फजाइया भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इनको ये हमारी नजर में है, ये जहां जहां छुपे हुए हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि ये जो दहशतगर्द हैं कि हमारी जो निगाह से ये ओझल है, नहीं, वो अगर सरहद के इस पार हैं या उस पार हैं, वो जिधर भी हैं, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो जो है अफगानिस्तान के अंदर हैं, तो हमने उनको स्पेयर नहीं करना, ये असूली फैसला हो चुका है। और वी विल टारगेट देम इवन दे आर इन अफगानिस्तान। ओके, फेयर इनफ। अदर मैं आपसे ज़रा ये समझना चाहता हूँ, मुझे ये समझाइएगा कि पाकिस्तान को ये जो इस वक्त हमारे दहशतगर्दी का जो इशू हमारे सामने, जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, इंडिया के फुटप्रिंट्स हमें दिखाई देते हैं, मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में इसका काउंटर, ज़ाहिर एक तो ऑपरेशंस हो रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ज़्यादा इसको हम इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया इस लेवल की टेररिज्म हमारे खिलाफ करे ताकि दुनिया सेंसिटाइज हो? 1, 2, आपके ख्याल में काइनेटिक ऑपरेशंस इसका हल हैं? क्योंकि इंडिया ने एक एग्जाम्पल तो सेट कर दी ना पहलगाम के बाद के हमला वहाँ हुआ, उनके इंटरनल मैटर था, वो उनके ज़ेरे असर कश्मीर के अंदर था, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर था, लेकिन उन्होंने अटैक पाकिस्तान पे कर दिया। तो कैन वी गो टू एनी एक्सटेंट, बिकॉज हसन तो अभी सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ इशारा दे रहे हैं, क्या हम इंडिया की तरफ भी दोबारा फिर सकते हैं, या फिर हम आगे जा सकते हैं कि जहां जहां से ये सारा कुछ होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। और ये जो खुजदार का बदकिस्मत सानिया पेश आया, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे हुकूमत ने इस केस को टेकअप किया, सारी जमातों ने उसके ऊपर बात की, हुकूमती ऑफिशियल्स ने बात की, आज इंडिया मजबूर हुआ है, इंडिया की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और आपने देख लिया कि पहलगाम के बाद भी सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे नजर आया। तो मेरे ख्याल में दुनिया को बताने की ज़रूरत है, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि भारत क्या कर रहा है। और आप देख लें जिस तरीके से खुजदार में वाक़या पेश आया बलोचिस्तान में, इस साल जनवरी के महीने से अभी तक तकरीबन 365 से ज़्यादा इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, 365 से ज़्यादा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दी हो रही है। और वाज़े तौर पे आपको भारत का, इंडिया का फुटप्रिंट भी नज़र आता है। अब जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, देखें जी, ऑपरेशन तो पहले भी IPOs वगैरह हो रहे थे, वो बलोचिस्तान के अंदर अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हो रहे हैं। जो ये है कि क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान किसी और मुल्क में जाके हिट कर सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की हद तक। देखें, ना हम एक बड़ी जंग इंडिया से लड़ सकते हैं, ना एक बड़ी जंग इंडिया हमसे लड़ सकता है। दोनों ममालिक की जो मिलिट्रीज हैं, पावरफुल मिलिट्रीज हैं, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। और जो ट्रंप भी बार बार बात करते हैं, जिसकी मोदी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ट्रंप ने क्यों कहा? ट्रंप ने कहा कि मुझे खदशा था कि खुदा न खास्ता कहीं जोरी जंग ना लग जाए। तो ये इतना कोई खाला जी का घर नहीं कि इंडिया इधर आके हम पे हमला कर दे तो हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम वहां पे कोई हमला करेंगे तो वहां से आगे हमें भी जो है हमें भी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि जो इधर लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इंडिया की जो उनके लिए सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसको पकड़ा जाए, उसको एक्सपोज किया जाए और आलमी सतह पे एक बयानिया बनाया जाए। और भारत की रियासत तो काफी हद तक वैसे भी एक्सपोज हो गई है, जिस किस्म की हरकतें उन्होंने कनाडा में की, दीगर जगहों पे की। और यही वजह है कि आज मोदी को अपनी जमात के अंदर कोई रीजनेबल बंदा नहीं मिला। वो कांग्रेस से शशि थरूर को बुला के भेज रहे पूरी दुनिया में अपना मुकदमा दिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल में सो फार पाकिस्तान ने मिलिट्री मैदान में भी इनको शिकस्त
शिकस्त दी है, शिकस्त नहीं दी बल्कि बुरे तरीके से शिकस्त दी है। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान मुझे बहुत आगे नजर आ रहा है। इस डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें मजीद अपनी जो रफ्तार है उसको जारी भी रखना पड़ेगा और तेज भी करना पड़ेगा। अच्छा अतर आपने तो फॉरेन, सॉरी यू वांटेड टू ऐड, मैं आदिल एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए ये 2025 में जितनी तेज़ी के साथ दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी आपने देखा कि 2019 को ले लें, यशवंत सिन्हा साहब जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर रहे हैं उनको देख लें, उनकी सियासी जमातें देख लें, उनकी इत्तेहादी देख लें, सारे मुतालबा कर रहे हैं मोदी से कि आप रिज़ाइन करें। जी जी, ये कभी पहले नहीं हुआ। और देखिए ये अब उनका ये ब्लफ जो था ना, वो यशवंत सिन्हा साहब की बात कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हैं। उनका बीजेपी में आई थिंक वो कोई टर्म का चक्कर भी होता है कि 75 के बाद कोई लीडर जो है वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकता। चले ये भी एज का फैक्टर भी वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की उससे कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया। एक और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी ये 3Ds वाला मामला अब जा रहा है। वो जो कहते पाकिस्तान को डिमोनाइज करना, डिस्टेबलाइज करना, डैमेज करना, उसने कहा कि जी गॉन आर द डेज, अब ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सफारतकारी के मैदान में आप पिट गए। अभी देखें वो जो अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझता है जयशंकर, अब देखें उसकी हालत ये हो गई है कि माजद खान लहजा फिर रहा है। आप इंक्रीज सिक्योरिटी मांग लिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग रही है, लोग कहते हैं इसको मार देंगे, इसने हमारी बर्बादी कर दी है। और सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल है सारी दुनिया जिस बात पे हंस रही है ना उन पे, जयशंकर पे, वो है कि हमने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को बता दिया था कि जी इन टेररिस्ट हाइड आउट पे हम हमला करेंगे। हाँ, exactly. तो आप कोई रिएक्ट ना कीजिएगा और आप करेंगे तो होपफुली वो कहते हैं पाकिस्तान ने भी कहा कि वो कहते हैं कि 10 साल के बच्चे को भी आप पूछेंगे ना कि आप पे हमला करेगा तो आप कहेंगे चुप कर जाएंगे, वो कहेगा नहीं मैं जवाब दूंगा। तो लोग कहते हैं कहाँ है सफारतकार, बदनामी हो रही है, लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान अब इस तरफ चल पड़ा, मेरा ख्याल है लड़ाई की तरफ कम जाएगा, ये इस तरह के काम करेगा। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, इस पर ब्रीफ कमेंट करें, फिर जरा अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। जरा आपने फॉरेन मीडिया के साथ भी काम किया है, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये मतलब हमने, लेट्स बी फेयर, ये ज़माना वैसे पॉपुलिज्म का ही है, पॉपुलिस्ट आ रहे हैं पिछले 40-50 सालों से हम देख रहे हैं दुनिया में आकर, बल्कि ज़्यादा ही हो गया टाइम, आते हैं, अब पाकिस्तान भी इससे गुजरा है। लेकिन ये जो ट्रंप का अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देना, आपको पता है वहाँ का तो व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन स्टेटमेंट दे तो उसकी ये वर्थ होती है कि दुनिया उसको सीरियस लेती है कि ये मसला अब काम खराब होने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप का मिडिल ईस्ट में आकर ये कहना कि जी मैंने सीज फायर कराया है, मैंने डायलॉग कराया, 2 न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं उनका स्टैंड ऑफ खत्म कराया है, और इंडिया का इतना ब्लेटेंटली झूठ बोलना सामने आके कि जी नहीं ये तो बायलैटरल इशू है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अमेरिका इसको कैसे ले रहा होगा आपके ख्याल में? देखिए इसी वजह से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और इंडिया भी खुल के नहीं कहता। मोदी साहब नाम नहीं ले रहे ट्रंप का, ना ही उनकी इंतजामिया नाम ले रही है। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में, उस दिन जो साउथ अफ्रीका के सदर आए हुए थे उनके साथ बैठे हुए ट्रंप ने फिर जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान का, फिर दोबारा कहा कि उनको, मैंने कहा कि अपने मामला दुरुस्त करें। तो इसका मतलब है कि ये कोई एक वन ऑफ नहीं था। अगर कहीं पे ट्रंप एक दफा जिक्र कर देते तो अलग चीज है, consistently, and that is a really big worry for वो जो चाहते थे कि जी कश्मीर बहुत बड़ी एक सक्सेस है मोदी का, उसको तो उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया और ट्रंप साहब ने कह दिया कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के मौकिफ की जीत है, फतह है। अब यहाँ से हमने इसको बिल्ड करना है, यहाँ से सुस्त नहीं होना, अपना मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखना है। अगर ऐड करने की जरूरत है, मेरी आज कुछ लोगों से स्वार्थी सतह पे बात हुई, मैं आपको बताऊं, मैंने ये सवाल उठाया कि जी ये इस वक्त मोदी क्यों कह रहा है 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कि जी ये सीज़ फायर तो हमारे लोगों ने खुद कराया था मिल के। वो कहते हैं कि वाशिंगटन में सवालात पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं मुसीबत में फंस गया, सब कुछ कर रहा है। सतनिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये भी होगी और उनका बहुत बड़ा रोल है अमेरिका का। वो कह रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, आप कह रहे हैं कंसर्न होंगे, कंसर्न है। वो कहते हैं जी जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू पे बात होगी, अमेरिका का रोल होगा, डेफिनेटली होगा। वो कहते हैं हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और वो कहते हैं इसका मुनासिब वक्त पे हम हिंदुस्तान को पब्लिकली भी जवाब दी गए कि पूछा जाएगा कि अजीत डोवल ने सबसे पहले किससे बात की थी, किसको कहा था जंग रुकवा दे, मामला गलत जंग की तरफ जा रहे हैं। या बड़ी ये आज मुझे बताया कि ये आप कह रहे हैं कि अब अमेरिका इस हद तक जाएगा कि एक्सपोज करे कि इन्होंने किस तरह रिक्वेस्ट की थी। बिल्कुल, बिकॉज उनका तो केस वीक होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यूक्रेन और रशिया के मामले में भी वो बैठे और ज़ेलेंस्की ने उस तरह ओवल ऑफिस में नहीं बिहेव किया कि जिससे वो मीडिएशन आगे बढ़ती। और अगर इंडिया भी यही माहौल बनाता है दुनिया के सामने कि नहीं हमने तो खुद से किया, अमेरिका की सपोर्ट नहीं, तो अमेरिका की अथॉरिटी कंसर्न का इज़हार किया जा रहा है, गलत हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, ये जो मुज़ाकरात का एक तज़किरा चला था, पीएम ने भी ऑफ़र की थी, फिर कुछ इत्तलात चली कि जी मुलाकात हुई, फिर वो सारा कुछ, मुझे ये बताएं अब जो पीएम ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है और उन्होंने कहा है कि वो मुज़ाकरात वाला टाइम इज़ ओवर, क्यों इन 10 दिनों में ऐसा क्या चेंज हुआ है? क्या वज़ीर आज़म समझते हैं कि वज़ीर आज़म का ये ख्याल है, जो इत्तलात हैं वो यही है कि वो समझते हैं कि उन्होंने उनके यहाँ कोई एक पोजीशन नहीं होती पीटीआई के यहाँ और उनके साथ मुज़ाकरात फिलहाल बातचीत नहीं होती। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, डायलॉग करना है कि नहीं? देखिए कोई मुज़ाकरात नहीं है जी। मुज़ाकरात का वक्त था वो उन्होंने गंवा दिया। मुज़ाकरात के टाइम के ऊपर जब आपको पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी, इस मौके के ऊपर जिस तरीके की जहरीली जुबान इस्तेमाल की जो कौमी असम्बली में कायदे इस पे इख्तलाफ है उमर अयूब साहब ने, वो काबिल मुज़म्मत है। मैं खुद उसकी ज़ाती तौर के ऊपर मुज़म्मत करता हूँ कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जो सियासी कायदीन होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो कौम के हौसले को बढ़ाएं और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी अफवाज के पीछे खड़े हों और अपनी अफवाज के हौसले को बढ़ाएं। उनको मोराल को गिराना, उनके मोराल को कम करना जो है वो कोई भी जो है किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। और उमर अयूब साहब के जो बयानात थे, उनकी तीखी जुबान, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी शायद एयरक्राफ्ट्स में जो है हमें उनको फ्यूल भरना जो है ना, हम जो है ना उनके जो फ्यूल है वो भी हम नहीं भर सकेंगे, तो ऐसी बातें करना इंतहाई अफसोसनाक था। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ये दुरुस्त फैसला किया है कि किसी किस्म के इनके साथ मुज़ाकरात ना किए जाएं। ओके, और ये जो इमरान खान साहब के आप देख लें, आप बात सुन लें, आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्होंने जो गुफ्तगू की है जब उसका उनका GHQ हमला केस की समाअत थी उसमें, तो उन्होंने कहा जी कि जो बैरिस्टर गौर ने मुबारकबाद दी है, इस बात को नापसंद किया है कि ये फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दे रहे हैं बैरिस्टर गौर। उन्होंने तो बेसिकली इस फील्ड मार्शल बनने की भी मुखालफत कर दी है। कल हो सकता है कि मुमकिन है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस बात की भी मुखालफत कर दें कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम जंग जीते हैं, शायद वो बानी चेयरमैन कह दें कि पाकिस्तान जंग जीता नहीं, हारा है। तो मैं तो जब इस किस्म का जो है वो ज़हनी तवाज़ुन हो हमारे सियासी कायदीन का, तो फिर मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास कहने के अल्फाज नहीं है। ओके, अतर साहब, आपके ख्याल में ये मामला कहाँ पहुँच चुका है? कोई बातचीत, क्योंकि हुकूमत तो अब इनकारी हो चुकी है और ज़ाहिर है हुकूमत के इनकारी होने का मतलब आपको पता है कि कौन इनकारी हो चुका है, और दूसरी तरफ ये तासुर दिया जाता है कि जी कोई मुलाकात हो गई, वहाँ से भी इनकार हो जाता है कि कोई मुलाकात नहीं हुई। सो ये इसका क्या स्टेटस है और इस प्रोसेस को अब आगे बढ़ता कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अलीमा खान साहिबा सख्त बयान देती हैं और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल बनने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हैं। देखिए, जिस तरह पहले भी वो खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब को किसी ने जाके जेल में ब्रीफिंग दी, और मैंने उस वक्त भी ये अर्ज किया था कि मैंने मुख्तलिफ जगहों से पता करवाने की कोशिश की, कहीं पे कोई भी नहीं गया और ना ही किसी ने खान साहब को कोई ऐसी ब्रीफिंग दी है उन दिनों में। और जो कहा गया कि वज़ीर आज़म की तरफ ब्रीफिंग दी गई है, वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग दी जाती है, जेल के अंदर तो नहीं वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती। तो वो तो उन खबरों में तो वो उस हद तक सदाकत नहीं लगती जिस तरह दावे किए जा रहे थे। लेकिन क्या इंगेजमेंट हो रही है? वो बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब की भी हो रही है और बड़े हाई लेवल पे हो रही है, कोई माने या ना माने एंगेजमेंट हो रही है। अब ये तो देखें ना, सियासी कुव्वतों को एक दूसरे के खिलाफ अपने मसाइल हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे एक बड़ी सियासी जमात है और चीज़ों को आगे लेके भी चलना है। तो क्या उसके नतीजे में कोई इमरान खान साहब के बाहर आने वाले हैं, कोई चीज़ें तब्दील होने वाली हैं? वो फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिचुएशन है। कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि जी वो बड़ी ईद पे चंद दिन के बाद जो ईद है उस पर वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन ये मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ कि जो लोग उस एंगेजमेंट के अंदर बैठे हैं उन्होंने मुझे खुद बताया कि जी हमारी एंगेजमेंट हो रही है। तो वो तो हो रही है, लेकिन चीज़ें कोई आगे फिलहाल बढ़ी नहीं। ओके, चीज़ें आपके ख्याल में आगे बढ़ी नहीं है, एंगेजमेंट हो रही है। हसन अयूब साहब कह रहे हैं अब कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही, किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हो रहा, बल्कि हुकूमत ने भी कह दिया कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आपके ख्याल में हुकूमत इस पोजीशन पे क्यों पहुंची? दो वजूहत हैं। पहली तो बात यह है कि गोदी मीडिया हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं, यहाँ पे यूट्यूबर जो उनके हैं मतलब इस तरह की बेपरकी उड़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि रोज़ाना के हिसाब से अपनी पार्टी को, जिसको कहते हैं डिफेम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक नहीं हज़ारों। अभी देखें असद कैसर ने कहा
आदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। बैरिस्टर गौहर ने कहा नथिंग डूइंग, कुछ नहीं हो रहा। अलीमा भी कुछ कह रही, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं। देखें, ये जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना फ्लोर ऑफ द हाउस के जी मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, किसी से भी आए, स्पीकर से के पास बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है बड़ा आइडियल टाइम था। अगर कोई ना भी जाता, एक आध इनका बंदा चला भी जाता तो मेरा ख्याल है बात बन सकती। देखें इतनी मुश्किलात, अब देखें सियासत में तो मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो उस तरह है, यू टर्न लेने में है रोज़ाना की बुनियाद। देखें ना, इतने लोग जाके बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं समझ आती कि कौन क्या बात कर रहा है, असल बंदा बात करने वाला कौन। मेरा ख्याल है हर दफ़ा ट्रेन को मिस करते हैं, बस को मिस करते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया और ये बड़ा वाज़े तौर पे जवाब उनकी तरफ से आ गया कि जी इन हालात में, और सही है हसन कह रहे हैं कि उमर अयूब का ये कहना बड़ी बेशर्मी की बात है कि जी जहाज़ों में तेल नहीं है, अपना टैंकों के स्पेयर पार्ट्स नहीं है। रियासत कुछ और चीज़ है भैया, आप उसको अलहदा कर दें। अब फिर आप देख लें, राइट, अब किसी तरह भी आप देख लें, जिस तरीके से मेरा ख्याल है अफवाज पाकिस्तान को लोगों ने दोबारा मोहब्बत करना वाली बात की है, जनाब आसिम मुनीर जिस तरीके से चले गए हैं, वह तो इज़्ज़त मंतशाह की बात हो रही है, तो ये इनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया। अब ये सारी बातें करने के बाद पिछले दिनों ये भी खबर आई थी, ये इंडिकेशन आई थी कि शायद दे मीन बिजनेस, उनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। देखें वो जो बार बार आखिरी बात है आदिल जो कर रहे हैं ना 9 मई, ये मेरा ख्याल है ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है। और फिर उस पर आपका करना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बड़े लोग मैं देखा हूँ, हसन भी कर चुके हैं बेशुमार दफ़ा, अतर भी बात कर चुके हैं ये गलत हुआ। भाई क्या मसला है आपके लिए, आप कह दें गलत हुआ है, कौमों की ज़िंदगी में छोटी मोटी बात हो जाती है। आप इतने बड़े लीडर हैं तो आप अगर कह दें गलत हुआ है, आप देखना कितनी दफ़ा कह चुके हैं अपने अपना चीफ मिनिस्टर गंदापुर कि हमारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उन्होंने ये किया, गलती होगी। भाई आप तरीके से और नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इनके साथ कोई। हसन, अभी भी आपके ख्याल में माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश है? अगर जिस तरह एहतशाम साहब कह रहे हैं कि माफ़ी अगर मांगे कुछ होगा, या अब वो वाला एरा भी ओवर हो चुका है? एक दूसरा ये जो बेटे आ रहे हैं खान साहब के, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, बेटों का आना जो है ना एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि जितने भी उनके इंटरनेशनल प्रेशर्स थे वो तमाम के तमाम, जितनी उनके पास ऑप्शंस थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, वो नाकाम हो चुकी हैं। और अब जो है वो उन्होंने एक किस्म की अपील कर दी है कि भाई किसी तरीके से हमारे वालिद को रिहा किया जाए। उन्होंने जारी बात है कुछ शुगर कोटेड जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल तो ज़रूर किया है, लेकिन इसके बावजूद क्या ऑब्जेक्टिव क्या उनका अचीव हो सकता है कि इमरान खान साहब की रिहाई का, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इस वक्त जो है वो मुमकिन है। एक और बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए आदिल, इस वक्त एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर जो पहले माजी में अगर आप देखें तो वोट को इज्जत दो वाला एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था और वो बड़ा कामयाब रहा और मरीम नवाज को बड़ी पजीराई मिली और मुस्लिम लीग नवाज ने तमाम की तमाम जो है वो बाई इलेक्शन जीती थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी पहले एंटी अमेरिका और फिर एंटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिया और किसी हद तक उनके बड़े जलसे भी हुए और उनको भी कामयाबी मिली। लेकिन अगर आज कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो भी जमात अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर चलेगी तो वो इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि इस टाइम अफवाज ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के चारों कोनों में नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां पर हमारे पाकिस्तानी बसते हैं उन पाकिस्तानियों के दिलों में आज हमारी अफवाज बस रही है। जिस तरीके से अपने से 6 गुना बड़ी आर्मी को जो है वो घुटनों के ऊपर ले आई, सीज फायर पर मजबूर कर दिया कि वो जो है जी अमेरिका के पास जो है उनके NSA, तो उन्होंने फ़ोन किया और मिन्नतें की कि पाकिस्तान को रोके, उन्होंने हमें तबाह कर दी है। तो जब इस किस्म की कामयाबी आपने हासिल की हो, अपने दुश्मन के अपने से कई गुना बड़ी जो है वो एयरफोर्स के 6 जहाज गिरा दिए हो और फिर उसके बाद भी आप जो है वो अल्लाह का नाम ले रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, तो अफवाज की इस कामयाबी के बाद हमारी आवाम के दिलों में अफवाज बस चुकी है। और उसने एक एग्जांपल मैं दूंगा, मैं एंड में आपके तफसील से समझूंगा। मैं अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में डायलॉग एरा इज ओवर? PTI के साथ डायलॉग अब किस्सा पारीना बन चुके हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, PTI एक सियासी हकीकत है। देखें, दो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। एक है मुल्की दिफा, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना पाकिस्तान के अंदर। उसमें अगर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेगा, लोग उसके ऊपर तनकीद भी करेंगे, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो। तो ये एक वाज़ेह सी चीज़ है
हर किसी का अपना काम है, अदालतों ने अपना काम करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना करना है और सियासतदानों ने अपना करना है। तो मुझे नहीं लगता कि सियासत में कभी भी डायलॉग का टाइम खत्म होता है। मियां साहब बड़े लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ये सब लोग इन चीजों को समझते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीच में मुझे ये बताइएगा, मैं फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अब तो ये इतनी दफा हम डिबेट कर चुके हैं कि लगता है कि ये व्यूअर्स के लिए सवाल ही नहीं रहा आवाम के लिए, आवाम तो बढ़ जाते हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की पीटीआई बात करती है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरफ कर देती है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आता है कि वी डोंट वांट टू टॉक डायरेक्टली, आप थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज आए इस प्रोसेस में, तो उस वक्त क्या पोजीशन रह जाती है? आप बात करें, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब भी बड़े लीडर, सो ये रियलिटी अगर पीटीआई एक्सेप्ट नहीं करती तो पीटीआई कैसे फिर डायलॉग को सक्सेसफुल करेगी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रेडी टू टॉक टू देम। जी, पर एस्टेब्लिशमेंट इज टॉकिंग टू देम। नहीं, बट डायरेक्टली नहीं कर रही ना अतर, मेरा सवाल ये डायरेक्ट नहीं कर रही ना, इनडायरेक्ट तो जाहिर है पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट आज भी कंट्रीज के साथ एक दूसरे के साथ, आपको याद होगा हमारा कितना स्टेलमेट था, कितनी टेंशन थी इंडिया के साथ, बट एनएसए लेवल पे अजीत डोवल का और फॉर्मर डीजीआईएसआई का कांटेक्ट था एस्टैब्लिश, इसी तरह रहता है। वो तो एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की बातें करती हैं, डायरेक्ट बात जिस दिन प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तब असल मसला होता है ना, आइस ब्रेक होती है। जी नहीं, वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। देखिए, सियासतदानों को बात करनी पड़ेगी, उसमें होगा, लेकिन इशू ये है कि वो आप देख लेना जो 9 मई का मामला है, जो कुछ दीगर मामला आते हैं, उसके ऊपर हुकूमती वुज़रा आपके प्रोग्राम में भी आके कहते हैं, डिफरेंट जगहों पे कहते हैं कि वो कहते हैं इस पे हमारा तो बस ही नहीं, इस पे तो हमारा कुछ, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। राइट, ये तो दूसरी तरफ से सारी चीजें हैं। तो वो कुछ मामलात हैं, वो उस तरफ भी दुरुस्त करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज सियासतदानों को अब्बासी साहब समझनी पड़ेगी, ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ भी खत्म हो जाए, जरदारी भी खत्म हो जाए और इमरान खान साहब मजबूत हो जाएंगे। आपको एक दूसरे का वजूद मानना पड़ेगा, तमाम सियासतदानों को, तभी जमहूरियत मजबूत होगी। पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को रियलिटी मानना पड़ेगा। सर, कंक्लूडिंग आदल बात यह कि टॉकिंग पॉइंट्स कुछ होने चाहिए ना। मैं मानता हूँ अथर कह रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा सियासत में कभी बंद नहीं होता, लेकिन आप देख लें एक्सट्रीम पोजीशन लेने के बाद आप वहीं खड़े रहें। नहीं, बट अथर मान रहे हैं, अदर एडमिट कर रहे हैं कि जब तक आप दूसरे यानी वो बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है ना, हार्वर्ड के प्रोफेसर और बुक सब इस पे लिखी जा रही। देखिए, पॉलिटिकल राइवल में और पर्सनल राइवल में फर्क होना चाहिए। हसन गालिबन अथर भी ये हवाला दे रहे हैं कि एक दूसरे को पॉलिटिकल रियलिटी मानेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी सर्वाइव करेंगी, अदरवाइज ये क्राइसिस नहीं करें। देखिए, बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि जो झगड़ा 9 मई वाला कहाँ से कहाँ चला गया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अथर हसन भी जानते हैं कि ये इसमें इतनी सीरियसनेस कब आई। मतलब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद आप इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखें, दूसरी जगहों पे लिखें और अपनी जगह पे कायम रहें, तो यार मुझे बताएं, आते 200 जगहों पे हमले करने के बाद आप कहें आपने खुद करवाया, उसके बाद आप कहें कि जी हमारी बातचीत के ज़रिए कोई नतीजा आएगा, नहीं नतीजा निकलेगा। देखिए, असल मसला क्या है, आपके पास वक्त कम है, असल मसला ये है कि आपको अपने कम बैक करना है, आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि कोई बातचीत का रास्ता निकालें। और एंटी स्टैब्लिशमेंट अगर आप हो गए, आपको लगता है कि जी आपका बयानिया आप हटेंगे तो लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मुझे बात याद आ रही है, नेल्सन मंडेला जब सदर बने थे, उनका एक स्पोर्ट्स है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं हरबी क्या कहते हैं, वो इंटरनेशनल टीम होती है उनकी, उनका लोगो था कि जी गोरे और काले मिल के इस मुल्क को चलाएंगे। जब सारे काले आ गए, नेल्सन मंडेला आ गए, तो लोगों ने कहा जी इसको ख़त्म करें, अब काले रहेंगे गोरे। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, नहीं ऐसे। उन लोगों ने कहा जी लोग पीपल विल टर्न अगेंस्ट यू। मुझे उनका जवाब आज भी याद है, उसने कहा दे हैव टू, पीपल हैव टू फॉलो मी, आई डोंट हैव टू फॉलो देम, आई एम देयर लीडर, दे आर नॉट माई लीडर। तो भाई आप लीडर बन के दिखाएं ना, आप लोगों को कन्विंस करें कि जी गलत हुआ है, नथिंग डूइंग। मेरा नहीं ख्याल कि लोग इनकी जिसको भूल जाएंगे या इनकी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आएगा। सिर्फ यह माजत के साथ एरोगेंस है और आपका ख्याल है कि जी आप इतना अर्सा आपने भुगत दिया, आइंदा भी भुगतेंगे। इतना तो नवाज शरीफ जरदारी बेशुमार लोगों ने भुगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सियासत में सब चीज़ें होती हैं। यह है कि असल वक्त में आपने अच्छे कार्ड नहीं खेले, प्लेयर अच्छे नहीं आपके नहीं है, आपके आप ये कह लें कि आपने प्लेयर्स को अपने साथ खड़ा होने ही नहीं दिया, सारी अथॉरिटी अपने पास रखी है। जो कियोस है आज वो सिर्फ प्राइवेटली आदिल अथर को भी पता है, बात मानेंगे। सारे लोग आके कहते हैं जी हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, हम बात करते हैं वो कहते नहीं मान। बट जब आप ये नहीं मानेंगे तो फिर सियासत में तो लचक नहीं होगी, तो नुकसान ही नुकसान। थैंक यू सो मच एहतशाम उल हक साहब, अतर काज़मी साहब, हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, ये बात दुरुस्त है, पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए तो कोई सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन जो डिमांड या ख्वाहिश इस वक्त पीटीआई कर रही है वो शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि दूसरी साइड से जो है वो डायरेक्टली कोई बात करने का प्रोग्राम नहीं है। और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर कंसेंसस करना पड़ेगा कि ये एस्पेक्ट्स, ये पॉइंट्स हैं जिसको अब टच नहीं किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ फुल अथॉरिटी किसी की कायम नहीं हो सकती, किसी की भी कायम नहीं हो सकती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।